जनाब स्पीकर, यहां पर बात की गई चार्ज एक्सपेंडिचर्स की। शादिया मरी साहिबा मेरे लिए नहायती काबिल एहतराम है। नहीं, आप बैठ जाएं, मेहरबानी आपकी। आर्टिकल 81 उन्होंने कोट किया और उन्होंने कहा कि जी चार्ज एक्सपेंडिचर्स पे बात होनी चाहिए, लेकिन फिर ऐसे पटरी बदली जैसे फॉर्म 45 फॉर्म 47 में बदल जाता है और यकदम वो मेयर के इलेक्शन में और लंदन चली गई। हम जिस चीज के सताए हैं उसी की बात करेंगे। लेकिन मैं आरटीएस से कहानी बहुत आगे चली गई अब, लेकिन मैं सर कोशिश करूंगा कि मैं अपनी गुफ्तगू जो है इस कम वक्त में चार्ज एक्सपेंडिचर्स पे बात करूं। जनाब स्पीकर, चार्ज एक्सपेंडिचर्स में इलेक्शन के अंदर आपने मद में पैसे रखे हैं, सारा आपके पास लिखे हैं, मुझे बार बार उनको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मैं इलेक्शंस पे बात करूंगा, मैं नेशनल असेंबली पे बात करूंगा, मैं फॉरेन लोन्स की रिपेमेंट पे बात करूंगा, डेट रिसर्विसिंग पे बात करूंगा और रिपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म फॉरेन क्रेडिट्स पे बात करूंगा। जनाब स्पीकर, इलेक्शन के लिए जो 10 अरब रुपया रखा गया है, आज ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान में इलेक्शन को आपने मजाक बना दिया है। पाकिस्तान में इलेक्शन प्रोसेस को मजाक बना दिया गया है। पाकिस्तान की आवाम आग का दरिया अबूर करके जूती के निशान पर मुझे मुंतखब किया, बैंगन के निशान पे और हुक्के के निशान पे और मेरे फाजिल मेंबरों को यहाँ पे मुंतखब किया, लेकिन हमारे फॉर्म 45 तब्दील किए गए, फॉर्म 47 में और लोगों को लाया गया। आज हमारे वो सारे मेंबर्स इन गैलरियों में बैठे थे जो फॉर्म 45 के तहत मुंतखब होके पाकिस्तान के अवाम का वोट लेकर यहाँ पर इस ऐवान में जिनको होना चाहिए था, लेकिन आज इस ऐवान में नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना काम पूरे तरीके से नहीं किया। जनाब स्पीकर, ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और उस रिजीम चेंज ऑपरेशन की वजह से जो पीडीएम 1.0 की हुकूमत आई, जिसको आप निगरान हुकूमत बुलाते हैं, और आज ये जो पीडीएम 2.0 की हुकूमत आई है जो अभी मार्दे वजूद में बैठी है, इलेजिटिमेट हुकूमत जो है, इसके आने से हमारे मुल्क की मईशत के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, मैं 2 मिनट उस पर बात करना चाह रहा हूं। जनाब स्पीकर, अदादो शुमार इनके अपने हैं, इन्हीं के अदादो शुमार को मैं कोट कर रहा हूं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जो 6.2% की ग्रोथ हम 2022 में छोड़ के गए थे, वो इस पहले इंपोर्टेड हुकूमत से पहले जो इंटरिम गवर्नमेंट आई उसकी और अब उसकी एक्सटेंशन जो हुकूमत है, 2023 में नेगेटिव ग्रोथ हुई और 2024 में इनकी 2.4% प्रेडिक्टेड ग्रोथ ये बता रहे हैं। जनाब स्पीकर, 2 साल के कंसेक्यूटिव कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जिस किस्म की इन्होंने रिग्रेसिव टैक्सेशन की है, जिस किस्म की इन्होंने बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा किया है और जिस किस्म की इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, उससे हमारी मईशत सुकड़ कर रह गई है और जो टारगेट्स आज ये हमें बता रहे हैं, ये वो टारगेट्स भी नहीं अचीव कर पाएंगे। मैं कोशिश करूंगा उस पर रोशनी डालने की। इसी तरीके से यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जब अपनी तकरीर की तो उन्होंने रीजन का एक मवाजना दिया था कि रीजन में क्या हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यहां पे नेगेटिव ग्रोथ थी या यहां पे 2.4% ग्रोथ थी, तो इंडिया में 7.2% और बांग्लादेश में 7.1% की ग्रोथ उसी दौरानिया में हो रही थी। जनाब स्पीकर, बहुत ज्यादा वावेला मचाया गया, बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया तहरीक इंसाफ को जब नौकरियों की बात आती थी, जब वजीर आज़म इमरान खान साहब कहा करते थे मैं इस मुल्क में रोजगार पैदा करूंगा। ये आपके रिकॉर्ड के मुताबिक वजीर आज़म इमरान खान के दौर में हर साल 2 मिलियन नौकरियों का इजाफा होता रहा है इस पाकिस्तान के अंदर, लेकिन आज पीडीएम की हुकूमत में 0 पे चला गया ये नंबर। कोई नई नौकरियां आपने नहीं क्रिएट की इस हुकूमत ने। IMF का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है सर, मैं उसको कोट कर रहा हूं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट कहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है इस साल पाकिस्तान में 8.5% हो जाएगी। ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा रेज है अनएम्प्लॉयमेंट का। ये 6% से 8.5% पे जो 2.5% का इजाफा हो रहा है, ये तकरीबन 55 लाख लोग बनते हैं जो इस पीडीएम की रजीम के अंदर अनएम्प्लॉय होने जा रहे हैं। जो लोग हमारे पे तनकीद करते थे नई नौकरियों की, उनके
दौर के अंदर जो नौकरियों के अंदर थे वो भी बेघर और अपनी नौकरी से हाथ धो बैठ रहे हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन की सर बात हुई है। हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में 2 साल कोविड के पेंडेमिक के होने के बावजूद भी 12% पे थी जनाब स्पीकर, और आज 2023 में ये 29% थी और आज 25% है। ये भी पाकिस्तान की तारीख का इन्होंने एक और रिकॉर्ड तोड़ा है कि सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन इनके दौर में हो रही है जनाब स्पीकर। इसी तरीके से जो गुर्बत की सतह है, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही है सर कि पॉवर्टी जो है वो 40% से बढ़ी है। पीटीआई की गवर्नमेंट के अंदर जो 34% थी वो 40% से बढ़ी है। इसका मकसद ये है, अगर मैं इसको क्वांटिफाई कर दूं तो 1,25,00,000 लोग ऐसे हैं जो पॉवर्टी लाइन से नीचे चले गए हैं जनाब स्पीकर। ये वो चंद चीजें हैं जो मैंने आपके गोश गुजार की हैं, जो रजीम चेंज ऑपरेशन की वजह से और इस इलेजिटिमेट फॉर्म 47 की हुकूमत के आने वजह से पाकिस्तान ने बेयर की हैं। ये कहना गलत नहीं होगा जनाब स्पीकर। यहां पर बड़ी बात की जाती है 1971 की, लेकिन अगर मैं आज जनाब स्पीकर ये कहूं कि 1971 के सानिये को मिला लें, 2010 के सैलाब को मिला लें, 2005 की अर्थक्वेक को मिला लें, कोविड के पेंडेमिक को मिला लें, इन सब ने पाकिस्तान का इतना नुकसान नहीं किया जितना इस पीडीएम की हुकूमत ने और रजीम चेंज ऑपरेशन ने पाकिस्तान का किया जनाब स्पीकर। जो 2025 का बजट इन्होंने दिया है ये ना सिर्फ रिग्रेसिव है बल्कि ये एंटी ग्रोथ है। और जनाब स्पीकर मैं उसकी मिसाल देता हूं कि एफबीआर के जो टारगेट्स हैं वो 12 ट्रिलियन पे रखे गए हैं। ये 40% का इंक्रीज है जो इन्होंने अपना प्रोजेक्ट किया है जनाब स्पीकर। इस मईशत के अंदर, इस लो ग्रोथ इन्वायरमेंट के अंदर ये इन्होंने टैक्स नेट नहीं बढ़ाया, इन्होंने जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उसके ऊपर और बोझ डाला है ताकि जो बेचारा इस मुल्क में टैक्स पे करता है उसकी भी बस हो जाए जनाब स्पीकर। इनकी ये जो प्रेडेटरी टैक्स रिजीम्स थी, आपको याद होगा कि जब मिफ्ता इस्माइल साहब का दौर था तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने सुपर टैक्स 10% लगाया और यहां पर इस फ्लोर पर कस्में दे के कहा कि 1 साल का टैक्स होगा, 1 साल से आगे ये टैक्स नहीं जाएगा। आज तीसरा साल है उस टैक्स का तसलसल हो रहा है। आज तीसरा साल है कि पाकिस्तान का जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उसके ऊपर कमर तोड़ टैक्स डाले जा रहे हैं, टैक्स रेट में इजाफा नहीं किया जा रहा जनाब स्पीकर। इसी तरीके से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दौर के अंदर अच्छे इकदाम लिए थे टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए, एफबीआर रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, उनको बढ़ाने की बजाय इन्होंने उनको बंद कर दिया। मैं आपको मिसाल देता हूं उसकी सर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर हमने रिटेल के ऊपर जो है पीओएस सिस्टम लगाया था। 1 लाख टियर 1 रिटेलर को हमने ये देखा कि जीएसटी भरा जा रहा है, कंज्यूमर जीएसटी देता है लेकिन वो जो है हुकूमत के कॉफर्स में नहीं आता, तो पीओएस सिस्टम्स लगाए गए, इन्होंने उसको विड्रॉ किया। इसी तरीके से ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाया गया, शुगर इंडस्ट्री शुरू किया गया। जब शुगर इंडस्ट्री में ट्रैक एंड ट्रेस लगाया गया तो पता चला कि प्रोडक्शन जो है 20% ज़्यादा हो रही है रिपोर्टिंग से। इसी को हमने आगे टबैको इंडस्ट्री में, सीमेंट इंडस्ट्री में, दीगर इंडस्ट्रीज में लेके जाना था, लेकिन रजीम चेंज ऑपरेशन हो गया सर और बाकी कहानी आपके सामने है। इसी तरीके से सर सिंगल विंडो कस्टम्स फैसिलिटी दी गई ताकि ईज ऑफ बिजनेस हो, ताकि लोगों को उनका रिफंड वापस मिल सके। लेकिन आपने देखा कि ये सारे प्रोग्रेसिव स्टेप्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किए थे टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए, एफबीआर रेवेन्यूज को बढ़ाने के लिए, उनको शेल्फ किया गया है। और जो सबसे बड़ी सितम ज़रीफी है जनाब स्पीकर, ये इनके अदाद शुमार बता रहे हैं कि 43 मिलियन पोटेंशियल टैक्स पेयर आइडेंटिफाई किया था एफबीआर ने। उस आइडेंटिफाइड टैक्स पेयर को नेट में लाने की बजाय आपने उनको नजरअंदाज किया है और आपने एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर की कमर तोड़ी है। इसी तरीके से अपना टैक्स नेट ब्रॉडन करने की बजाय इन्होंने वीक टैक्सेशन मेजर्स लिए हैं। इन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्स करने की कोशिश की है, लेकिन वो इतना वीक लॉ है, इतना कमज़ोर लॉ है कि जनाब स्पीकर आप देखेंगे आने वाले दिनों में ये चैलेंज भी होगा और कोर्ट से सेटिस्फाइड भी होगा। इसी तरीके से सर मैं आगे चलता हूँ क्योंकि वक्त कम है, मुझे अंदाज़ा है। इन्होंने सर जो 2022 में टोटल पब्लिक डेट था वो इन्होंने इंक्रीज किया है 18.3 ट्रिलियन से, और मार्च
ये सर डिनोट करता है 37% ग्रोथ। अब ये सरप्राइजिंग नहीं है सर, क्योंकि ये फॉर्म 47 की जो हुकूमत है इसका काम यही है, इन्होंने अनप्रेसिडेंटेड राइज इन टैक्सेशन किया है जो कि एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर के ऊपर बोझ बनता जा रहा है। अच्छा सर, मैं ये भी कहता चलूं यहां पे कि कोई भी नया एक्सपेंडिचर जो इन्होंने रिडक्शन करने के लिए बात नहीं की, मुल्क के अंदर जो है जिस तरीके से इन्होंने, मैं सर कोशिश कर रहा हूं जल्दी बात खत्म करूंगा, इन्होंने कोई भी नोटेबल सर एक्सपेंडिचर रिडक्शन मेजर नहीं बताया। इनकी जो शाहाना लाइफस्टाइल है वो वैसी चल रहा है, जो हेलीकॉप्टरों की खरीद है वो वैसी चल रही है, जो वजीर आजम हाउस के खर्चे हैं वो वैसी चल रहे हैं, लेकिन बजट के अंदर कोई ऐसा इकदाम नहीं बताया गया जिससे ये बताएंगे कि ये अपने खर्चे कम कैसे कर रहे हैं और ये अपनी जो डेट रिक्वायरमेंट्स हैं वो कैसी पूरे करेंगे। मैं इसी तरीके से जनाब स्पीकर बात अपनी वाइंड अप कर रहा हूं कि ये जो बजट है सर ये इन्फ्लेशन को फ्यूल करेगा। पहले मैंने आपको बता दिया कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन जो है इस हुकूमत के दौर में हुई है और आइंदा ये मजीद बढ़ेगी। उसकी वजह यह है जनाब स्पीकर कि इन्होंने एक नई वेव इन्फ्लेशन की जो है आवाम के ऊपर बर्पा की है। इन्होंने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जो GST इम्पोज किया है उससे जो आपकी बेसिक ज़रूरियात की चीज़ें हैं, खाना, अद्वियात, कमोडिटीज़, उन सब की प्राइसेस भी बढ़ रही हैं। इसी तरीके से सर इन्होंने जो पेट्रोलियम लेवी है उसको 60 रुपए फी लीटर से बढ़ा के 80 रुपए फी लीटर कर दिया है और ये डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा इन्फ्लेशन के ऊपर। सर अभी तो शुरू की है मैंने अपनी बात, 2 मिनट तो देंगे। जैन साहब, गुजारिश है कि आपको मौका नहीं मिला तकरीर करने का, इसलिए आपको 13 मिनट हो गए हैं। अच्छा सर, और इस वक्त सिर्फ चार्ज एक्सपेंडिचर पे हम सिर्फ 5 मैंने मिनट तो दे रहे हैं। सर चार्ज एक्सपेंडिचर की बात की है, मैं तो अभी 2 पे आया हूं, 5 मिनट है उसके लिए, आप 13 मिनट पे हैं। प्लीज चले सर 3 मिनट और 3 मिनट। आपके ही मेंबर हैं जिन्होंने बोलना है। सर मैं अपने मेंबर्स की मिन्नत कर लूंगा, 3 मिनट और उनके नाम मैं वाइंड अप कर रहा हूं। सिचुएशन आप नहीं बोलेंगे ना, जरताज गुल साहब आप नहीं बोल रही ना, वो कह रहे हैं जैन कुरैशी, वो कह रही है उनको बोलने दें। सर मसे अगर डिप्टी पार्लियामेंट्री डे बनाए तो बात तो करने दें सर। सर इसी तरीके से यहां पर बात हुई न्यूट्रिशन की और स्टंटेड ग्रोथ की। मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं सर, स्टंटेड ग्रोथ के ऊपर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने बात जरूर की, लेकिन इन्होंने एक जीरो रेटेड इंडस्ट्री थी हमारी फॉर्मूला और बेबी फूड की, उसके ऊपर से इन्होंने इसको हटाकर 18% GST इम्पोज किया है। यानी कि जो आप इन्होंने खुद फरमाया अपनी तकरीर में कि पहले 1000 दिन के अंदर बच्चे के लिए ये नशो नुमा, ये खुराक जरूरी होती है, आज आपने पाकिस्तान के गरीब बच्चे से ये भी छीन लिया है इसके ऊपर 18% GST डाल के। सर एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि मेरा ताल्लुक एग्रीकल्चर से है, मैं इस पर लाजमी बात करना चाहूंगा कि पाकिस्तान के किसान की आपने कमर तोड़ी। पहले गंदम का आपने क्राइसिस क्रिएट किया, आप जिन्होंने गंदम का क्राइसिस क्रिएट किया था उनको रिप्रिमांड करने की वजह आपने उनको आला आला वजारतें दी हैं, आला आला उहदे दिए हैं। एक वजारत नहीं, 3 ओहदे उसके ऊपर भी दे दी हैं। लेकिन सर उसका नतीजा क्या निकला है कि जो गरीब किसान अपनी गंदम लेके घर पे बैठा है उसकी एग्रीकल्चर इनपुट्स जो हैं और उसके जो एग्रीकल्चर रिलेटेड आइटम्स जो हैं उसके ऊपर भी आपने 18% सेल्स टैक्स लगाया है, ट्रैक्टर के ऊपर, खाद के ऊपर, पेस्टिसाइड के ऊपर। सर डीएपी गरीब किसान अब आज नहीं खरीद सकता। डीएपी के ऊपर आपने GST को 5% से बढ़ा के 18% कर दी है, ताकि जो गरीब किसान अपनी फसल के अंदर डीएपी डालता था, अपनी प्रोडक्शन बढ़ाता था, अपनी प्रोड्यूस यील्ड बढ़ाता था, वो उसे भी महरूम हो जाए। इसी तरीके से सर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, मैं खत्म कर रहा हूं सर, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जिस रेट पे नोट छाप रहा है पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 8 ट्रिलियन रुपए की इंजेक्शन जो है पिछले 2 सालों में इस इकॉनमी में की है और ये एक बुनियादी वजह बनी है इस मुल्क में इन्फ्लेशन के लिए। अब स्पीकर साहब मेरे पास बातें तो करने को और बहुत सारी हैं, अगर आप थोड़ी सी मेहरबानी फरमाएं तो मैं वो भी कर सकता हूं, लेकिन अगर आप मेहरबानी नहीं फरमाएंगे तो मैं आखिरी अपनी बात करके अपनी बात को वाइंड डाउन करूंगा। और आखिरी बात वो ये है सर, मैं यहां पर जनूबी पंजाब की बात करना चाह रहा हूं। जनूबी पंजाब सर वो सूबा है जो 11 करोड़ की आबादी है जिसकी, और जो यूरोप के 24 ममालिक से बड़ा एक सूबा, एक यूनिट है। ये जब क्योंकि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं और ये खुद बकौल इनके कहा करते थे कि ये 24 घंटों में से 26 घंटे काम करते हैं, इनके दौर में भी पंजाब इनसे नहीं संभल सका। अब जो हमारे पास ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं, उनको अगर टिकटॉक से फुर्सत मिल जाए तो शायद पंजाब को संभाल लें। पंजाब को सर
हमने एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस के ऊपर उसको हमने डिवाइड करना है, जनूबी पंजाब को उसका हक देना है। मैं आखिरी बात कर रहा हूं और ख़त्म कर रहा हूं अपनी बात। हमने सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर में जनूबी पंजाब का मसला रखा था। आपके इल्म में है कि जनूबी पंजाब के हमारे पास अददी अक्सरियत मौजूद नहीं थी सूबा बनाने की, तो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स लिए 3। हमने पहला काम यह किया कि हमने जनूबी पंजाब का सेक्रेटेरिएट मुल्तान में बनाया। हमने 19 महकमों को वहां पर उनके सेक्रेटरीज को बिठाया, रूल्स ऑफ बिजनेस को अमेंड किया और उनको बाइख्तियार किया। उसके साथ साथ हमने एडीबी को बाइफरकेट किया और जनूबी पंजाब के एडीबी को अलहदा करके उसको रिंग फेंस किया ताकि जनूबी पंजाब का पैसा जनूबी पंजाब में लग सके। और जो हमने तीसरा अच्छा काम किया था वो ये किया था कि जनूबी पंजाब का जो गयूर नौजवान है उसको उस हिस्से की नौकरी मिले। जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने सिंध में अर्बन और रूरल कोटा बनाया था, वैसे हमने कोशिश की थी कि जनूबी पंजाब के हम नौजवान को उसका हिस्सा दे सके। बदकिस्मती ये, और इसमें पीपल्स पार्टी बराबर की शरीक है क्योंकि इस हुकूमत का हिस्सा है, इस हुकूमत ने आके उस सारे का रोल बैक किया है। इन्होंने हमारा सेक्रेटेरिएट बंद किया, इन्होंने जनूबी पंजाब के नौजवान के मुस्तकबिल पर लात मारी है और इन्होंने जनूबी पंजाब को उसके हक से महरूम किया है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है।